अस्सलाम वालेकुम। जमहूरियत का हुस्न जहाँ वो वोटर्स होते हैं जो वोट का इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं ताकि वो कानून साजी कर सकें, ताकि वो प्रोविंशल असम्बलीज़ में जाएं और उनके इलाकों के मसाइल को हल कर सकें, इस मुल्क के सिस्टम को बना सकें। लेकिन जमहूरियत का जो सबसे अहम हिस्सा होता है, जो जिसको हम कई दफ़ा सियासत पर बहस करते हुए, सियासत पर बात करते हुए जमहूरियत का हुस्न कहते हैं, वो होती है अपोजिशन। अपोजिशन जब भी अपोजिशन अगर फ्लोर के अंदर हो, वो प्रोविंशल असम्बली का फ्लोर हो, वो नेशनल असम्बली का फ्लोर हो, अपोजिशन के बेंच हमेशा समझे जाते हैं कि वो शायद ड्राइव कर रहे होते हैं, वो डायरेक्शंस बता रहे होते हैं, हुकूमत को टफ टाइम दे रहे होते हैं, और शायद जहाँ हुकूमत के इक़दामात से इख्तलाफ होता है वहाँ वो स्टैंड भी लेते हैं। तो उनका इख्तलाफ हमेशा मस्बत समझा जाता है। उनका इख्तलाफ जमहूरियत की राह में एक ऐसा पॉइंट समझा जाता है जिससे अवाम की नुमाइंदगी हो रही होती है। लेकिन गुज़श्ता 2 सालों में, सवा साल में, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई और उसके बाद सारे मामला चलते रहे 2 सालों के बाद, तो जमहूरियत का रोल, जमहूरियत में अपोजिशन का बड़ा रोल नज़र नहीं आ सका। गो इमरान खान साहब की जिस दिन स्पीच थी पहले दिन नेशनल असम्बली के फ्लोर पर, उस दिन अपोजिशन ने बड़ा शोर शराबा भी किया। शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर करके एक चैलेंजिंग सूरत हाल इमरान खान साहब के सामने पैदा की, लेकिन उसके बाद अमली तौर पर अपोजिशन एक बड़ा रोल प्ले नहीं कर सकी। अब APC के बाद आज हतमी तौर पर यह फैसला किया गया और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को एक वाज़ेह शक्ल दे दी गई और उसका एक सदर मुंतखब कर लिया गया। हैरान कुन तौर पर, हैरान कुन इसलिए कि मौलाना फजल रहमान साहब, हैरान कुन तो नहीं है क्योंकि सब तवक्को कर रहे थे कि ये सरबराही मौलाना फजल रहमान साहब को ही मिलेगी, लेकिन क्योंकि तादाद में नून लीग ज़्यादा है, पीपल्स पार्टी ज़्यादा है, तो अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास रहती तो शायद जो तवक्कुआत हैं अवाम की वो ज़्यादा मजबूत होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक तो हम ये सवाल पूछेंगे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो कि अपोजिशन का एक बड़ा इत्तेहाद है, जिसका मकसद हुकूमत को टफ टाइम देना है, इमरान खान साहब को उनके ओहदे से हटाना है, इमरान खान साहब की हुकूमत को का खात्मा है, तो उसके लिए मौलाना फजल रहमान साहब को की जो सरबराही है वो किस हद तक मुअस्सर होगी। क्या मौलाना फजल रहमान की सरबराही के बाद जो मौलाना साहब के मुतालबात रहे हैं गुज़श्ता 2 सालों में, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग हमेशा बैकफुट पे जाते रहे हैं, आज इस इत्तेहाद के बाद जिसके सदर अब खुद मौलाना फजल रहमान साहब बन गए हैं, तो उनके मुतालबात को किस हद तक माना जाएगा, उनका तरीका एहतजाज जो हमेशा से 2 सालों से कहते हैं, क्या उसको पीपल्स पार्टी और नून लीग अडॉप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, नवाज शरीफ साहब का जो बयान है उसको हिंदुस्तान से जोड़ा जा रहा है और बार बार एक आवाज़ गद्दारी की उठ रही है। तो गद्दारी के सर्टिफिकेट देना कोई नई बात नहीं है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क में 1947 से अगर हम तारीख उठा के देखें तो हर साल हर महीने शायद ये गद्दारी के सर्टिफिकेट आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस पर भी बात करें, नवाज शरीफ का बयानिया क्यों हिंदुस्तान का बयानिया तस्वुर किया जा रहा है और क्या अपोजिशन वाकई हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब जनरल अमजद शुएब साहब ने। अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका। कराची से मुझे नज़ीर लगारी साहब ज्वाइन करेंगे, अगर कर चुके हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया। और सीनियर माहिर कानून और सियासत से भी इनका ताल्लुक़ है और JUIFA के सीनियर मेंबर भी हैं, लेकिन आज हमने इनको बतौर माहिर कानून बुलाया है, तो गो इनकी एक पॉलिटिकल राय भी होगी, लीगल राय भी होगी। जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब, कामरान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कामरान साहब, आप ही से शुरू कर रहा हूँ। मौलाना साहब को सदारती उम्मीदवार भी बनाया गया था लेकिन नाकामी हुई, मौलाना साहब कामयाब नहीं हो सके। गो कामयाब नहीं होते, लेकिन एक अफेक्टिव नंबर्स अगर उस वक्त ले लेते तो हम बड़े पुरुमीद होते अपोजिशन से, लेकिन एक वो मुतासर को नंबर भी जब वो सदर के उम्मीदवार बने थे नहीं ले सके थे। अब एक जो मुश्तरका अपोजिशन है, इत्तेहाद है अपोजिशन का, उसमें मौलाना साहब को सदर बना दिया गया है, तो ये कितना मुअस्सर होगा और क्या अब अगर वो सदर बने हैं मुत्तहिदा अपोजिशन के तो इम्प्लीमेंटेड उनकी अपनी पॉलिसीज़ होंगी जो वो 2 साल से जिसका मुतालबा करते आए हैं, या अब की बार भी उनको सिर्फ एक सदर बना दिया गया, बात उनकी नहीं मानी जाएगी? सर देखिए, पहली बात यह है कि जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था सदर के लिए, सदर पाकिस्तान के लिए, तो पीपल्स पार्टी साथ नहीं आई थी और एतजाज अहसन उनके उम्मीदवार थे। इसके बावजूद जो है वो दूसरे नंबर पे अगर किसी के वोट थे तो मौलाना साहब के थे और तीसरे नंबर पे एतजाज साहब के थे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनके वोट जो है ना वो काबिल जिक्र नहीं थे। जाहिर है एक पार्टी जिसकी गवर्नमेंट है उसने जीतना था, उनके पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि उनके MP MNA ज़्यादा थे,
तो उसमें मुमकिन नहीं था कि वो जीत सकते। अगर ऐसा मुमकिन होता तो शायद डिवीजन क्रिएट ना करती उस वक्त। खैर चले, वो वक्त तो गुजर गया। ये जमहूरियत में ये बातें होती है, जीतता भी आदमी, हारता भी है। अपना एक चीज उन्होंने अपना एक नैरेटिव सामने रखा था जी। तो अब बात यह है कि इस वक्त अगर आज का सिनेरियो देखिए, इससे पहले भी जो मोमेंट जो है ना, ये 2018 में जब ये गवर्नमेंट आई है जुलाई के इलेक्शन के बाद, अगस्त से, तो उसके बाद भी जो है ना हम इसको अपोज करते रहे हैं। और उसके बाद कई लॉन्ग मार्चेस हुए हैं, और लॉन्ग मार्चेस के बाद फिर जो है ना वो अल्टीमेटली जो है हम आके इस्लामाबाद में बैठे हैं। उस वक्त पीपल्स पार्टी भी साथ नहीं थी, या उस तरह से साथ नहीं थी, और नून लीग भी साथ नहीं थी, या कम से कम उस तरह से साथ नहीं थी। आए साथ, उन्होंने जलसों में हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, मगर बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब 2 साल जब गवर्नमेंट के पूरे हो चुके हैं, तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है गवर्नेंस के हवाले से, महंगाई के हवाले से, और बाकी दीगर मामला जो गवर्नमेंट के करने के। वो बात शायद उस बात में कि जी ये लिजिटिमेसी के हवाले से हमारा एक इशू था। लिजिटिमेसी के हवाले से जो है नून भी शायद साथ नहीं दे पाई, और अपना पीपल्स पार्टी भी। तो मगर इस बात पे आप एग्री कर रहे हैं कि महंगाई, गवर्नमेंट को रन करना, ये इनके बस की बात नहीं है मौजूदा गवर्नमेंट की। और अगर ये इनको खुदा न खास्ता और टाइम मिला, जो मौजूदा गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं, तो ये पाकिस्तान को मजीद नुकसान देते रहेंगे। काफ़ी सारा नुकसान उन्होंने दे दिया। तो इस एक इशू पे इकट्ठे हुए हैं, और इस इशू पे इनके लिए वापस आना जो है शायद मुमकिन नहीं होगा। आप कहते हैं कि मतलब क्या इस तरह से शायद या लोगों के जहनों में ये अप्रीहेंशन है कि इस तरह से यूज तो नहीं करनी, कि ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए इस वक्त अगर नून लीग की बात है, तो नून लीग जो है अपना नवाज शरीफ साहब जो है मुल्क से बाहर हैं, शहबाज शरीफ साहब जो है वो कस्टडी में इस वक्त। नहीं, बिलावल साहब एक ऑप्शन तो हो सकता था पीपल्स पार्टी से सर, और नून लीग के पास अगर शहबाज शरीफ नहीं है, नवाज शरीफ नहीं है, और अगर खकान अब्बासी साहब पे भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं उनके केसेस की वजह से, तो उस तरह के केसेस तो मौलाना साहब पे भी है ना सर? नहीं, मौलाना साहब पे कोई केसेस नहीं है। आप केपी के पिशावर, केपी के नैब तो बुलाने लगा ना सर उनको। नहीं, नैब की क्लैरिफिकेशन आ गई कि जी इंक्वायरी स्टेज पे एक आध केस है, और वो भी केस इतना वेग सा और इतना वीक सा है कि उसके ऊपर भी जो है ना वो फिर बैठ चले गए। अदरवाइज कोई ऐसा केस नहीं है। सर बिलावल साहब बन सकते थे, बिलावल साहब भी तो एक ऑप्शन था अपोजिशन के पास। बिलावल साहब उनके सारे एहतराम के साथ टू जूनियर ना, अभी मतलब वो उनको बहुत वक्त लगेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, गॉट द पॉइंट। जनरल अमजद शुएब साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब से मैंने बात की, मौलाना फजल रहमान साहब सरबराह बना दिए गए अपोजिशन के। मौलाना साहब सरबराह क्यों बनाए गए, एक तो सर इसका जवाब दे दीजिए, और क्या मौलाना साहब के सरबराह बनने के बाद अपोजिशन से जो तवक्कुआत रही हैं वो पूरी हो पाएंगी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब से ये इलेक्शन का रिजल्ट आया, हुकूमत बनी, तो सबसे ज्यादा मुतहर्रिक मौलाना थे। मौलाना पहले दिन से ही इस्तीफे मांग रहे थे, पहले दिन से ही उन्होंने इस सिस्टम को तहस नहस करने का प्रोग्राम रखा हुआ था। तो नेचुरली वो उनकी अना और उनकी सोच और उनकी ख्वाहिशात को सेटिस्फाई करने के लिए ऑपोजिशन के लिए जरूरी था कि उनको बना देते, उनको बना दिया। और इसमें जो दूसरा एस्पेक्ट था वो ये है कि दोनों जमातें मौलाना को पहले कई दफा धोखा दे चुकी। तो नेचुरली आप एक इतना बड़ा एक इजलास कर रहे हैं, उसमें बैठ के बहुत कुछ तय कर रहे हैं, तो फिर उसकी डायरेक्शन उनको देने का मतलब ये है कि इस ऑपोजिशन को मौलाना मुतहर्रिक रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा रूए रवां वही नजर आते थे इस चीज में। तो वो तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक लॉजिकल सा काम किया, उससे मौलाना भी मुतमईन हो गए, खुश हैं कि उनको कुछ ना कुछ तो हाथ आया जिसमें वो उनकी अपनी एक पोजीशन हो गई। बाकी जहां तक ताल्लुक है दूसरी पार्टियों का, मसला ये है कि जो उबाल नजर आता है वो ज्यादातर तो यही है कि करप्शन के केसेस हैं, जिनकी वजह से मेन लीडरशिप जो है वो मुश्किल में है, और उनको नेचुरली ये सूरत हाल उनको कबूल नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि सजाएं नहीं होंगी यहाँ पे, क्योंकि एक रॉटन सिस्टम जो है वो मौजूद है, जो पिछले 10-12 साल में इंस्टॉल किया गया। हर अदारे को उनसे खोखला करके उसमें अपने लोग बिठाए गए। कई हजार लोग फालतू है अपनी एस्टेब्लिशमेंट से, जो उनकी होनी चाहिए मैन पावर, उससे कई हजार लोग फालतू बिठाए हुए हैं। नतीजा ये है कि इन अदारों से ये तो तवक्को नहीं है, लेकिन बासूरत एक लोगों के लिए मुश्किल जरूर है कि उनको अदालतों में आना पड़ता है। या जनरल साहब, सजाएं हो या ना हो, लेकिन कुछ लोगों का सियासी करियर तो सर खत्म हो गया ना, उससे तो आप इनकार ही नहीं हो सकते सर।
तो कुछ तो इस सिस्टम को भी फेवर मार्क्स दे देंगे। पाकिस्तान में सियासी कैरियर नहीं खत्म होता। अगर सियासी कैरियर खत्म होना होता तो मियां साहब ने जिस तरह, उनकी बेटी ने और उन्होंने जिस तरह फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स पेश की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद किसी और मुल्क में किसी के कैरियर नाम लेवा भी कोई ना मिलता, बाकी तो छोड़ दें आप, नाम लेवा भी कोई ना मिलता। अच्छा, मैं लेकिन ये तो यहाँ माहौल इस किस्म का है कि अवाम का इखलाकी जो वैल्यूज थी वो इस तरह तबाह कर दी गई हैं। सर इस पे बात करनी है, जरा इस पे डिटेल बात मैं करूंगा। मैं जरा पहले मौलाना साहब पे करना चाहता हूं सर, मियां साहब पे। जी जी बोलिए बोलिए सर। शर्जील मेमन पे अरबों रुपए का इल्जाम, वो केस चल रहे हैं, लेकिन बाहर से जब वो आ रहे हैं तो उनको ऐसे जैसे वो हज से आ रहे हैं, उनको ताज पहना के पूरे शहर का दौरा लगाया गया, करवाया गया, जुलूस निकाला गया, फूल फेंके गए। ये है करप्ट आदमी की जो पजीराई आज है, वो पहले कभी नहीं थी इस माहौल में। तो हम सबको नजर भी आता है, दौलतें नजर आती हैं, जायदादें नजर आती हैं। लंदन में पेंट हाउस पायरेट्स के नाम से अखबार छपता है, आप उसको पूछते तक नहीं, क्योंकि वहां तो ये कोई नहीं सुनेगा आपकी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। लेकिन ये है कि यहाँ भी ये राग लापा जाता है। सर इस तो पे इन बात चीजों को करता अगर आप हूं देखें, बिल्कुल ठीक है। लगारी साहब, अपोजिशन मुत्तहद हो गई है सर, मौलाना साहब को सरबराही मिल गई, क्या इमरान खान साहब के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो गया, या जिस तरह 2 साल गुजार दिए खान साहब ने, अगले 3 साल भी इसी तरह गुजार देंगे? बात यह है कि मौलाना, जिस तरह से जनरल साहब कह रहे थे, मौलाना बहुत एक्टिव रहे हैं और मौलाना की जो रैलियां निकली हैं इस दौरान में, ख़ास तौर पर सक्खर में और सरगोदा में और डेरा इस्माइल खान में और कराची से जो एक कारवां लेकर वो निकले थे, वो तो इनके पास मोबिलाइजेशन भी ज़्यादा थी, लोग भी ज़्यादा हैं। दोनों पार्टियों के लिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो पीटीआई से किसी किस्म की तवक्को भी नहीं रखते और समझौता भी नहीं करना चाहते हैं और उसके साथ किसी किस्म की कोई रियायत भी नहीं बरतना चाहते हैं। वो अब मूड्स देख रहे होंगे कि हैयत मुक़्तदरा जो है, जो ताकत के मराकज़ हैं, वो किस तरफ देख रहे हैं और वो क्या रिजल्ट निकालते हैं। क्या वो अब भी मौजूदा हुकूमत से और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म से वही तवक्कुआत रखते हैं जो इलेक्शन से पहले रखते थे? तो मेरे ख्याल में अब तो ये बड़ी हद तक खाम ख्याली होगी। अगर पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, अगर वो ये समझती है कि ये डिलीवर कर सकेंगे पॉजिटिवली किसी भी सर, अगर नहीं भी डिलीवर किया लगारी साहब, तो अगला ऑप्शन कौन हो सकता है? मतलब फौरी तो नहीं हो सकता, ये मुल्क है सर, कुछ बस तो नहीं है कि जिसका ड्राइवर बदल दिया गया फौरन से। हमने कभी अगला ऑप्शन सोचा था? जब आपने ख्वाजा नाज़मुद्दीन को हटाया और मोहम्मद अली बोगरा को आया, किसी ने सोचा था कि मोहम्मद अली बोगरा वज़ीर आज़म हो सकता है? अच्छा, कल की बात है, किसी ने सोचा था कि मोइन कुरैशी वज़ीर आज़म हो सकता है? किसी ने सोचा था कि शौकत अज़ीज़ वज़ीर आज़म हो सकता है? किसी ने सोचा था कि हमारे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब वज़ारत मनसब फैज़ होंगे? किसी ने सोचा था कि राजा परवेज़ अशरफ? तो सर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को अभी भी खतरा है? अगर अपोजिशन कमजोर रही अपनी जगह, इमरान खान साहब का खतरा नहीं टला, आप कह रहे हैं? इमरान खान के लिए अगर देखें, एक वक्त था जब मैं बताता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट भी अपने ट्रेंड्स चेंज करती है, अपने मूड्स चेंज करती है। आपको पता है कि जब चौधरी इफ्तिखार साहब को चीफ जस्टिस के मनसब से अलग किया गया, माजूल किया गया, तो एस्टैब्लिशमेंट का रंग क्या था? फिर तो मालूम वो तो हीरो बन गए और जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, वो उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव थे, जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, वो तो आइसोलेट होकर रह गए थे। और वो जो है वो तो जब निकलते थे इस्लामाबाद से और पहुंचते थे लाहौर, तो जज साहबान जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी, सिविल जज भी, सीनियर सिविल जज भी, हाई कोर्ट के जज भी, सारे लाइन बनाकर खड़े होते थे माजूर जज के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट भी कभी कभी अपने मेन मरकजी जो उनका किरदार अदा कर रहे हैं उसको भी लगारी साहब अब ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि जो बयानिया दूसरी तरफ से उठ रहा है, जहां से ऑप्शन हो सकता था, वो बयानिया भी तो बहुत बहुत ज्यादा कमजोर कर रहा है ना सर मुल्क की सलामती को, इस मुल्क को। आपने इंडियन चैनल देखे सर, वहां पे किस तरह इंसल्टिंग बिहेवियर है पाकिस्तान के लिए उस बयानिए को लेके सर। इंडियन चैनल्स को तो मैं लानत भेजता हूँ, मुझे उसकी कोई वो नहीं है ना, मैं ज्यादा देखता भी नहीं हूँ। इंडिया चैनल जो है वो हमारी राय आमा को नहीं मुतासर कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ का बयानिया
पहले तो ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने ये कैसे किया है। अगर आप समझते हैं कि कन्वेक्टेड को आने और जाना चाहिए, अगर आपने इजाजत दी तो जाहिर है तभी गए हैं ना, वो ऐसे तो नहीं गए। और फिर ये कि अब आपके पास कहना क्या है, क्या आपको कोई ऐसी बात जो आइन के खिलाफ हो? अगर वो ये कहते हैं कि तमाम इदारों को अपने दायरे कार में काम करना चाहिए तो ये आइन के मुताबिक है। अगर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में मईशत कमजोर हुई है तो ये बिल्कुल सही बात है। आप कह रहे हैं सर लगारी साहब, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो उसमें कहीं कोई वायलेशन नहीं है, वो बिल्कुल ठीक बयानिया है, आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है हुकूमत पर। जनरल साहब एक कमेंट कर दीजिए, ब्रेक पे जाना है। लगारी साहब ने अपनी राय दी नवाज शरीफ साहब के बयानिए पे, क्योंकि बिल्कुल ठीक है और वो आइन के खिलाफ नहीं है। देखिए, ये कहने को कि जनाब आइन की हदूद में रहना चाहिए, नवाज शरीफ साहब आप सैकड़ों दफा हदूद से बाहर रहे हैं आइन की। उन्होंने खुद जो, क्या आइन कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दें? यार उस आदमी को शर्म आनी। जितनी भी साजिशें हुई थी बेनजीर, मोहतरमा बेनजीर की हुकूमत के खिलाफ, ये उसका हिस्सा थे। हर साजिश में ये शामिल, हर काम IGI बनाने में पैसा खाया इन्होंने ISI से। तो एक भी को काम इनका हो ना तो जिसपे मैं ये कहूं कि यह आईनी काम करते थे, ये लगारी साहब वो चीजें भूल जाते हैं। लगारी साहब आज देख रहे हैं ये जो लगारी साहब बहुत पुराने हैं सर, लगारी साहब भी आपके और मेरे जितने पुराने हैं सर। नहीं पुराने हैं, मेरे बड़े मोहतरम हैं। लगारी साहब की मैं बड़ी कदर करता हूं, मेरे खुद बड़े साफ सुथरे आदमी हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि देखो तारीख लगारी साहब ने कोर्ट की, बिल्कुल ठीक कोर्ट की कि जनाब आप बात कर रहे हैं मोहम्मद अली बोगरा की, सब की। और भाई इस आदमी के जो आज आपके पास है, मिलिट्री रूलर जितने भी आए जिन्होंने मार्शल लगाए, उनका सबसे घटिया काम यह था कि वो हमें ये चोर लीडर दे गए। मैं उनकी मजम्मत करता हूं और मैं हमेशा मिलिट्री रूलर को मैंने कभी ना सपोर्ट किया। पता नहीं ये कामरान को याद हो कि नहीं, कामरान साहब को पता नहीं है, अतर मिनल्ला साथ होते थे। मैंने खुद मुशर्रफ के खिलाफ पूरी मूवमेंट में हिस्सा लिया, लेकिन मैं बाद में पछताया जब मैंने उस जज का रवैया देखा और उस जज के काम और करतूत देखे तो मुझे खुद भी दुख हुआ। लेकिन मैं मूवमेंट का हिस्सा जरूर था, बल्कि पैसा लगाया मैंने अपनी तरफ। मैं खिलाफ हूं इसके, क्यों कि ये जाने लगते हैं मिलिट्री रूलर, ये हमें कोई तोहफा दे जाते हैं ऐसा जो आपके गले पड़ जाता है। लेकिन तो लेकिन सर लंदन बैठ के इदारों पर करने की, जिस आदमी ने खुद आइन को पांव के नीचे रखा वो हमें सबक देगा। और जो उन्होंने सिक्योरिटी के मामले में काम किया है, सारा पिछले 20 साल से वो सिक्योरिटी के मामले में साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान अफवाज के। किस तरह का काम सर, समझा नहीं मैं, किस तरह का काम किया नवाज शरीफ ने? कौन सा ऐसा राज है जो दुश्मन को दे दिया सर? मैं तो बता रहा हूं कि आप मेरी बड़ी सीधी सी बात है। डॉन लीक आप देख लें, कलभूषण का किस्सा देख लें, कोई देख लें, आप अजमल कसाब की कहानी देख लें, आप टू नेशन थ्योरी का किस्सा देख लें कि जब इन्होंने इंडियंस को एड्रेस किया लाहौर में तो क्या कहा इन्होंने? कहा जी आप भी आप जो आप हैं वो ही हम हैं, आप भी उसी खुदा को पूछते हैं। एक लाइन खींच दी हमारे दरमियान, ये लाइन है। इतनी कुर्बानियों से ये मुल्क बना, कितने हजारों लोग मारे गए। लेकिन जनरल साहब अगर नवाज शरीफ साहब इतना ही सिक्योरिटी थ्रेट थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस पर तो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मतलब नवाज शरीफ साहब अगर गद्दार हैं, अगर वो सिक्योरिटी थ्रेट हैं, तो आज की डेट तक अभी तक उन पर इस तरह का कोई कार्रवाई या केस नहीं है इस मुल्क के अंदर सर। मसला क्या है? जनरल मुशर्रफ बहुत बुरा था, जियाउल हक बहुत ही बुरा था, लेकिन जो तोहफा दे गया वो अच्छा था, वो लिहाजा आप सारे उसके पीछे लग जाओ। जनरल मुशर्रफ ने नैब बनाया, बड़ा गलत था, नैब का कानून बड़ा गलत था, हर चीज गलत थी, लेकिन आसिफ जरदारी साहब को NRO दे गया, वो ठीक था। भाई इस पर एक डिबेट करते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? एक ब्रेक के बाद नाजरीन। वेलकम बैक। कामरान मुर्तजा साहब आपकी तरफ बढ़ रहा हूं सर। नवाज शरीफ साहब को लेके जो बातें सिक्योरिटी रिस्क की हो रही हैं सर, गद्दारी की हो रही हैं, मैं तो कह चुका हूं कि तारीख में अगर हम तो खैर उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, लेकिन तारीख ये बताती है कि फातिमा जिन्ना को भी हमारे मुल्क के लोगों ने गद्दार बना दिया था सर, बड़ी माजरत के साथ। जी मैं बल्कि उनकी भी हमारे फौजी हुक्मरानों ने छोड़ी थी। फातिमा जिन्ना साहब के बाद
मैंने खुद पढ़ा है। कामरान साहब आपकी आवाज का प्रॉब्लम है, इनको लैंडलाइन पे कॉल कर लो ना यार, ऑडियो का प्रॉब्लम है कामरान साहब, इसको ठीक करते हैं। नज़ीर लगारी साहब, आपने नवाज शरीफ के बयानी की बात की, जनरल साहब ने उनको सिक्योरिटी थ्रेट बताया, कुलभूषण पर जिस तरह केस प्रेजेंट किया वो किसी से ढका छुपा नहीं सर। आपने बतौर सहाफ़ी नवाज गवर्नमेंट ने जिस तरह कुलभूषण के केस को प्रेजेंट किया उस पर आप भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे, हम सब उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे। फिर जंदाल से मुलाकातें होती रहीं, खटमंडो में जो मुलाकात की नवाज शरीफ साहब ने मोदी से, और मोदी से जो उनके रवाबित थे पसे पर्दा वो पहले वाजपेयी साहब से भी हुआ करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर जो बताती हैं कि शायद वो एंटी स्टेट हो रही थी या बातें कॉन्फिडेंस में लेके नहीं की जा रही थी इदारों को या कौम को। सर एक तो ये है कि उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था तो आईजीआई बनाने वालों ने खुद कहा था कि आईजीआई किसने बनाई है, और उन्होंने ये भी बताया था कि फंडिंग किस तरह हुई थी, उन्होंने वो पैसे तकसीम किए थे वो किस तरह तकसीम हुए थे। तो एक इदारे का नाम लेकर कहा गया था, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, और जिन्होंने तकसीम किया था वो एडमिट भी कर रहे थे, वो बता रहे थे कि हमने तकसीम किया है। तो वो ठीक कह रहे हैं, जनरल साहब का अपना शिकवा बिल्कुल बजा है, उनका अगर ज़ियाउल हक से है, अगर उनका जनरल परवेज़ मुशर्रफ से, तो उनके शिकवे जो हैं वो बजा हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हुआ है ना कि जब परवेज़ मुशर्रफ के जब नवाज शरीफ के खिलाफ एक कार्रवाई हुई और नवाज शरीफ को 1993 में जब उनको अलहदा किया गया इक़्तिदार से, तो ऐसा भी हुआ था कि एक सर्विंग DGISI जनरल जावेद नासिर बाकायदा फ्लाई करके उनके हक में स्टेटमेंट भी दिया था, और तो पता नहीं कहाँ वो तो कार्रवाई करने के लिए जा रहे थे, बाद में इदारों ने अपने आप को संभाला और सारी सूरत हाल हुई थी। तो उस वक्त ये फिर भी उनके लिए, जनरल साहब के लिए नहीं, मैं जनरल अमजद शेर साहब की बात नहीं करता हूँ, उस वक्त भी जो हैयत मुक़तदरा थी, उस वक्त भी जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की कुव्वतें थी, वो उस वक्त भी उनका महबूब नजर था। जनरल इतनी बड़ी बात हुई कि जनाब प्रेसिडेंट कुर्बान किया गया, चीफ जस्टिस कुर्बान किया गया, आर्मी चीफ कुर्बान किया गया, फिर भी वो उनका साथ होता रहा और उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट चलती रही है। ये तो कारगिल का वाकया हुआ जिसके बाद में आकर जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें इक़्तिदार से अलग किया, वरना उससे पहले तो कभी इक़्तिदार की जो मर्कजी नहीं लगारी साहब, आप कह रहे अगर कारगिल ना होता तो नवाज शरीफ की हुकूमत ना जाती। नहीं, मेरा आपको पता है जब कारगिल से मैं एक बात बताता हूँ, जब कारगिल हुआ, जब कारगिल के वाक़ये का आगाज हुआ है, तो पता है मियां नवाज शरीफ क्या कर रहे थे? मियां नवाज शरीफ कहाँ थे? मैं बताता हूँ आपको, वो उस वक्त लाहौर जिम खाना में क्रिकेट खेल रहे थे और वहां पर जो है वो अपने आप को डिसएसोसिएट कर रहे थे, डिस्टेंस कर रहे थे, इस वाक़ये से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक अलग सम चले गए थे। और शायद ये बात थी, और ये बात तो बहुत लोग पूछते रहे, क्या नवाज शरीफ को इल्म नहीं था कि जिस तरह से आर्मी चीफ को निकाल रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा मांगा था, तो पता नहीं था कि रिटेलिएट भी कर सकता है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की है, वो महबूबे नजर रहे हैं। वो अभी इस वक्त जो है वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब उन्होंने जो है वो लगारी साहब सादा बंदा ये सवाल पूछता है नवाज शरीफ साहब से कि भाई अगर 2018 के इलेक्शन गलत थे, उसमें धांधली हो गई, उसमें इदारों ने अपना वो रोल प्ले नहीं किया जो उनके ओथ के मुताबिक था, तो भाई 2013 में भी तो यही सब कुछ था। तो नवाज शरीफ पहले पूरी कौम से माफ़ी मांगे कि मैंने 13 से 18 तक 5 साल जो हुकूमत की वो नाजायज़ हुकूमत थी, और उसके बाद अपना ये बयानिया रखें। मैं 1985 के इंतखाबात से लेना, वो नवाज शरीफ उसके बेनिफिशरी थे। आपको पता है नवाज शरीफ को ऑन बोर्ड लेने के लिए मखदूमज़दा हसन महमूद को कुर्बान किया गया और नवाज शरीफ को लेकर आए, ये आपके सामने की बातें हैं। फिर उसके बाद 1988 के इलेक्शन के बेनिफिशियरी नवाज शरीफ थे। नवाज शरीफ सर एग्री लगारी साहब, मैं भी यही कह रहा हूँ ना। फिर अब नवाज शरीफ साहब अगर का बयानिया ये हो जाता है तो फिर नवाज शरीफ साहब के साथ ना खड़े हो ना, उनके बयानियों को तकवीयत ना दें कि वो 30 साल कौम के साथ धोखा करते रहे, 30 साल बाद जब इक़्तिदार से बाहर हुए उनको अपना बयानिया याद आ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि इसी बयानिए के साथ वो फिर आएंगे और पाकिस्तान की मुक़्तदरा फिर कबूल करेगी, जनरल साहब की मुक़्तदरा फिर उनको लेकर आएगी।
और फिर उनको ये मनसब दिया जाएगा, हुजूर आइए, तशरीफ लाइए। ये इससे पहले हो चुका है, एक बार नहीं 3 बार हो चुका है। गॉट द तो पॉइंट। इनको जनरल वापस साहब, लेकर- दो चीजें हैं। लगारी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब फिर आएंगे, उनको फिर ये मनसब दिया जाएगा, तो ये बता दें। और दूसरा सर, लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया। सर मेरा सवाल ले लें जनरल साहब। जनरल साहब मेरा सवाल भी सर ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं ना सर, आप कह रहे हैं कि ऐसा होगा, आपकी ख्वाहिश नहीं है, ऐसा होगा आप कह रहे हैं। तारीख दोहराएगी अपने आप को। काम होते रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जनरल साहब। एक तो लगारी साहब को पॉइंट सर। दूसरा मेरा सवाल ये है, नवाज शरीफ साहब पूरी नून लीग ये बात का क्रेडिट लेती है कि इस मुल्क को एटमी ताकत हमने बनाया, तो इस मुल्क के मिसाइल सिस्टम हमने बनाए, तो वो आज कहते हैं कि हम किस तरह सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते हैं, हमने तो फौज को, हमने इस मुल्क की सलामती को स्ट्रेंथन किया। सर देखिए, बात यह है कि ये बहुत सारी चीजें इस तरह गलत बयानी करते हैं। लगारी साहब ने जो बात की, पहले मैं उसको एड्रेस करूं। लगारी साहब ने एक बात दुरुस्त की है, क्योंकि वो एक तारीखी हकीकत को सामने रखते हुए बात कर रहे हैं। ये दुरुस्त है कि मोहतरमा के खिलाफ जितनी भी साजिशें हुई, नवाज शरीफ साहब ने लीड की, वो बेनिफिशरी थे उन साजिशों के। और उसका अभी पिछले दिनों अहमद मीर ने बताया कि वो किस तरह उनको मोहतरमा की गवर्नमेंट हटाने से 1 महीना पहले नवाज शरीफ साहब ने बुला के 3-4 जर्नलिस्ट थे जिनको उन्होंने कहा कि मैं महीने बाद वजीर आजम बन रहा हूं, 1-1.5 महीने के बाद, तो अब आप पहले 100 दिन मेरे जो हैं वो आप खामोश रहेंगे, मुझ पे तनकीद नहीं करेंगे। ये मतलब ये जर्नलिस्ट बता रहे हैं आपको। इसका मतलब है कि उनको साजिश का पता था, वो साजिश में। और सीधी सी बात है, आज ISI का उस वक्त का हेड और उस वक्त का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो सुप्रीम कोर्ट में अदालत भुगत रहे हैं कि जनाब इन्होंने पैसे बांटे। ये गलत काम था, बिल्कुल गलत काम था, इस पे सजाएं होनी चाहिए। लेकिन वो लोग जिन्होंने पैसे लिए वो भी तो उतने मुजरिम है, और नवाज शरीफ साहब सर फहरिस्त हैं उसमें। तो मकसद कहने का ये है कि जो हमें आइन याद कराता है उसको अपना माजी देखना चाहिए कि उसने आइन को हमेशा अपने पांव में रखा। उनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है जो मैं आपको बताता हूं, उनका क्यों मसला क्यों आता है हर किसी के साथ। देखिए, पहली दफा उनको निकाला गुलाम इसाक खान, दूसरी दफा इस्टेब्लिशमेंट ने, तीसरी दफा अदालत, अब एक रह गया चौथी पार्लियामेंट। अगर कभी आ गया तो शायद पार्लियामेंट उनको निकाले। उसकी वजूहात हैं। वजह उसकी ये है कि एक तो ये झूठ बोलते हैं सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर अगले दिन तक, 24 आवर झूठ है इनका। दूसरी बात यह है कि ये मांगते हैं ताकत वो कि हम इख्तियार में आके बैठे हैं, हमें कोई पूछने वाला ना हो। और अगर पूछे, देखा जस्टिस सज्जाद अली शाह का क्या कसूर था, उसने प्राइम मिनिस्टर को कॉल कर लिया, उसने कहा जी आप फैसलाबाद में थे, फला जो एक्सियन है उसके खिलाफ किसी ने कहा जी इसने पैसे खाए, आपने उसको जेल में डलवा दिया वहीं खड़े खड़े। क्या आपके पास ये अथॉरिटी थी? तो नवाज शरीफ साहब बेफर गए, सज्जाद अली शाह के लिए मसला बन गया। फिर ये आईनी काम था कि आपने रफीक तारड़ के जरिए पैसे खिला के कोयटा बेंच को और एक बगावत करा दी सुप्रीम कोर्ट। तो ये खुद साजिशी हैं बहुत बड़े, और चाहते ये हैं कि ये इक्तदार इनके पास ऐसा हो कि कोई इनको पूछे ना, ये साजिशें भी करें, गलत काम भी करें। अब जो लगारी साहब बात कर रहे हैं कि ये फिर आएंगे, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि नहीं। उसकी वजह यह है कि जब से इनके अंदर जो तीसरी बड़ी खूबी है वो है शुतरकीना। ये इतना कीना रखते हैं कि ये अपनी जात से उठ ही नहीं सकते। अभी पिछली तकरीर कश्मीर की जो इन्होंने अभी की है, ये कॉन्फ्रेंस एपीसी में, उसमें उन्होंने सारा रोना रोया कि आपके प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड को बंदूक की नाली पे रख के निकाल दिया। हालांकि उसके दरमियान फिर ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन वही रोना। और फिर सारी वो चीजें जिनमें वो खुद साजिश में शामिल थे वो एस्टैब्लिशमेंट पे डाल दी कि जनाब फांसी दे दी भुट्टो साहब। भाई आप हुकूमत में थे, आपने कहा था कि ये भुट्टो को जिस जगह फांसी दी गई है हम इसका नाम रखेंगे मुकाम इबरत, ये तो आप तकरीरें कर रहे थे। और फिर इसी तरह यूसुफ गिलानी का कहा जी किसी प्राइम मिनिस्टर को निकालने नहीं दिया। जनरल साहब आपकी बात 100% दुरुस्त। नवाज शरीफ का बयानिया बदल गया, ये बयानिया बदला क्यों है सर? यूसुफ गिलानी के खिलाफ खुद अदालत में गए, तो झूठे मतलब झूठ इतना है। नहीं सर, बाप अब ये सबको पता लग चुका है। तो बड़ा मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है कि इनको और फिर नाहल है, फिर कैद भी है अभी। सर अब जरा जो कारनामे हैं नवाज शरीफ साहब के सर, उस पर क्रेडिट दे देना। एटमी ताकत बनाया, मिसाइल प्रोग्राम लाए। एटमी ताकत का मैं आपको बताऊं उसका क्या हशर हुआ। उस वक्त पे कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था जहां बैठ के हम ये डिस्कस करके फैसला करें। ये किचन कैबिनेट में बात करते थे।
और हमें गौहर अयूब साहब ने बताया कि मियां साहब इस हक में नहीं है कि ये एटमी धमाका किया जाए क्योंकि क्लिंटन का प्रेशर है। तो लोग स्टैब्लिशमेंट खड़ी हो गई। नेशनल डिफेंस कॉलेज में एक टास्क दिया गया, उनको 10-12 दिन दिए गए कि आप स्टडी करके हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, अगर करें तो क्या नुकसान हो सकते हैं और ना करें तो फिर क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सारे प्रेजेंटेशन सुनने के लिए गए, मैं भी था वहां पे। शमशाद खान जो हमारे उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी थे वो थे, सरताज अदीज साहब थे, मियां साहब थे, जनरल जहांगीर करामत थे। वहां उन्होंने सारा कुछ हमें बताया। तो बाहर निकल के चाय पीते पीते फैसला किया कि जनाब कर दें इसका धमाका। और फिर उसके बाद वहां बैठे बैठे किसी ने कहा कि जनाब अभी बात हो रही है कि हम सोना नेशनलाइज कर रहे हैं। तो मियां साहब ने कहा वो तो नहीं कर रहे, लेकिन डॉलर करने पड़ेंगे। लो जी, शाम तक डॉलर निकल गया सारा। दुनिया रोती रह गई कि भाई हमारे डॉलर थे, किसी का बच्चा पड़ रहा है, किसी का कुत्ता बीमार है, शाम तक डॉलर गायब। फिर लोग 48 रुपए इनसे कैश लेते थे और 60 रुपए का बाजार से डॉलर खरीद के तो अपनी जरूरत पूरी करते थे। उस पे हमने जहांगीर करामत साहब को कहा कि खुदा का वास्ता इनको बताएं कि एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बना लें, उसमें बैठ के फैसले किया करें, सबकी राय होगी। ये फैसले गलियों सड़कों पे होने वाले नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से होने चाहिए, स्ट्रेटेजिक फैसले हैं ये। तो जब उन्होंने उनसे हम कहते थे तो वो आगे से कहते थे कि जी वो तो बड़ा नाराज होते हैं, वो समझते हैं कि उनके इख्तियारात में हम दखल दे रहे हैं। हमने कहा जी कम से कम आप एक तकरीर करके कह दें कि हुकूमत को ये बनाना चाहिए ताकि पाकिस्तान के आवाम को पता लग जाए कि हमारी ख्वाहिश ये है कि एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बननी चाहिए। उसके बाद ये बनाते हैं, ये नहीं बनाते। लगारी साहब कुछ ऐड कर रहे हैं यहाँ पे सर। मैंने कहा जनरल साहब ने आगे किया, जनरल जहांगीर करामत साहब को, और वो बेचारे जो हैं वो अपनी उनको पहले ही मुद्दत से पहले फारिग कर दिया नवाज शरीफ ने। मैं वही बता रहा हूं जनरल साहब, मुझे इनके भले की जनरल साहब अगर जल्दी वाइंड अप करते हैं कि नवाज शरीफ राजी नहीं थे एटॉमिक प्रोग्राम के लिए, आपका पॉइंट ये है ब्रेक से पहले सर। अदनान आप 1 मिनट सारी बात सुन लो। जी जी 1 मिनट बात सुन लो जी, फिर तुम्हें अंदाजा होगा। और ये कामरान भाई के लिए भी बड़ा जरूरी है कि एक पर्सपेक्टिव सामने आ जाए, क्योंकि मैं अंदर का आदमी हूं, मैंने ये चीजें देखी हुई हैं। तो हमारी बहुत ज्यादा पुश करने पे जहांगीर करामत साहब ने बयान दिया और साथ ही उनसे उन्होंने इस्तीफा ले लिया। मेरे पास आज भी खत पड़ा है कि जनरल जहांगीर करामत ने दफ्तर पहुंच के खत लिखा और उन्होंने कहा जी ये वाकया हुआ और मैंने ये इस्तीफा दे दिया। मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है, कामरान आएंगे मेरे पास तो मैं दिखाऊंगा। सो एक तो उन्होंने ये हाल किया। अब आप का दें, मुझे मोदी को बुलाया उन्होंने, मेरी बात सुनो, मोदी को बुलाया इन्होंने लाहौर। नहीं सर, मोदी बाद में सर, मोदी बाद में। मुझे सिर्फ एटॉमिक प्रोग्राम पे नवाज शरीफ साहब राजी नहीं थे, ये आप कह रहे हैं सर। एक ब्रेक के बाद आपसे पूछ लेता हूं, एक ब्रेक लेने दें मुझे। वेलकम बैक। कामरान साहब मेरे पास आखिरी चंद मिनट है सर। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मौलाना साहब की सरबराही में करेगी क्या सर? किस तरह के इकदाम जब लाहेअमल हो सकता है अगले चंद महीनों में सर? देखिए 11 अक्टूबर से जो है ना वो एक्टिव रोल जो है ना वो शुरू हो जाएगा, यानी 7-8 दिन बाकी हैं। पहला जो जलसा हो रहा है वो कोयटा में हो रहा है। ये जलसे होंगे तमाम सूबों में होंगे और उसके बाद जो है ना वो मामला अल्टीमेटली अगर इसके नतीजे में कोई रेजिग्नेशन ना आया गवर्नमेंट का और उसके बाद जो कमिटमेंट ना आई कोई फेयर इलेक्शन, फ्री और फेयर इलेक्शन की, तो फिर जो है ना अल्टीमेटली लॉन्ग मार्च होगा और वो फिर जो है ना सारा इस्लामाबाद की तरफ आएगा। इस वक्त तक बज़ाहिर जो मेरी नॉलेज में है वो प्रोग्राम यही है कि पहले जलसे किए जाएं, जलसे रैलियां, और फिर उसके बाद जो है ना वो तमाम पार्टियां जो है ना वो मिल के अपना जो है ना वो। आप कितने पुर उम्मीद है सर? इससे पहले भी इसी तरह का मिलता जुलता था, सिर्फ नाम चेंज हुए थे। एपीसी हुई, रैबर कमेटी बनी, जब एहतजाज धरने की बारी आई कल मौलाना साहब सन उनके झंडे थे और वही अकेले सफर कर रहे थे और फिर वो चले गए 4-5 दिन बाद। अब क्या होगा? क्या आप भी मौलाना साहब अकेले रह सकते हैं या अब आप बड़े मुतमईन हैं, कॉन्फिडेंट हैं पीपल्स पार्टी नून लीग साथ होगी आपके? दो बातों पे प्रिंसिपल एग्रीमेंट नहीं था। एक जो है ना वो उसमें अपना उन्होंने कोई अपनी अफरादी क़ुव्वत नहीं डाली थी, वो जो रैली आई थी इस्लामाबाद तक, और दूसरी बात जो है ना वो उन्होंने रेजिग्नेशन की बात नहीं की थी। अब रेजिग्नेशन पे कौमी असम्बली की हद तक डिसाइड हो चुका है और ये एक ऑप्शन है कि रिजाइन कर दिया जाए। उसके लिए एहतजाज तीनों का एजेंडा होगा, तीनों उसमें मुत्तफिक हैं सारे, सबका, इन तीनों का और बाकी 11 का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 12 का ना वो एजेंडा। गॉट द पॉइंट। लगारी साहब आप कुछ कमेंट कर रहे थे, आखिरी मिनट है सर, अगर करना चाहें, जो जनरल साहब बात कर रहे थे नवाज शरीफ साहब को लेकर सर। ये एक तो ये कि जनरल साहब ने जितनी बातें की हैं मैं उनसे 100% एग्री कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जो जिन लोगों ने मार्शल लॉ लगाया उनके पास उन्होंने ऐसी बाकियात छोड़ी जिनने पाकिस्तान का सत्यानाश किया और पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचाया। और उस बाकियात में नवाज शरीफ हैं कि नहीं सर? लगारी साहब
उस बाकियात में नवाज शरीफ साहब हैं कि नहीं? बिल्कुल हैं नवाज शरीफ, उनके ऊपर तारीख का बहुत बड़ा बोझ रखा हुआ है। वो पहले उस बोझ से अपनी जान छुड़ाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में एक बड़े स्टेटमेंट के तौर पर आएंगे। अभी तक उनके बारे में ये क्वेश्चन रहेगा कि जिस तरह साजिशें करते रहे हैं और उसके बाद क्या अब नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आखिरी मिनट है जनरल साहब, दो चीजें हैं जल्दी से क्लियर कर दें। आप एटमिक प्रोग्राम का सेहरा, धमाकों का सेहरा नवाज शरीफ के सर क्यों नहीं लगा देते सर? और दूसरा, नवाज शरीफ साहब क्लेम करते हैं कि मिसाइल प्रोग्राम इंडिविजुअली उनका क्रेडिट है सर। दो बातें, ये तो अंदर की बात हमने जो की वो तो अंदर की बातें हैं ना कि कैसे हुआ, लेकिन एक चीज तो हकीकत है कि ये जो फैसला फाइनल हुआ ये एटमी धमाका हमने किया वो नवाज शरीफ साहब के वक्त पे किया, उस लिहाज से उनको वो क्रेडिट वो क्लेम करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। ये अंदर नेगोशिएशंस क्या हुई, बातचीत क्या हुई, किसी और को तो बाहर नहीं पता, ये तो हमें पता है, लेकिन क्रेडिट इस बात का उनको मिलना चाहिए इस वजह से कि फाइनली तो धमाका उन्हीं के वक्त में हुआ ना, तो उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो सर एक शख्स जो एटमी ताकत बना रहा है इस मुल्क को, वो सिक्योरिटी थ्रेट कैसे हो सकता है सर? वो कहते हैं मैंने मिसाइल प्रोग्राम दिया इस मुल्क को सर, हमारी सिक्योरिटी खड़ी एटॉमिक और मिसाइल पे है सर। ओहो, ये बात समझने की है। बात यह है कि जिस दिन मुशर्रफ ने निकाला ना, ये बुग़्ज़ और दुश्मनी मुल्क के साथ उस वक्त पैदा हुई। उसके बाद उन्होंने खाना काबा में बैठ के भी झूठ बोले कि जनाब मैंने मुशर्रफ से कोई माहिदा नहीं किया हुआ। सारी तब्दीली उनके बाद उसके बाद आई, क्योंकि उनकी वो उम्मीदें टूट गई। सर आखिरी कमेंट मिसाइल पे, वो कहते हैं बलूचिस्तान में मिसाइल गिरा सर। बोलने नहीं ना देते, तुम खुद बोलिए। आखिरी मिनट सर, आखिरी सुनो मेरी बात सुनो। जो शरीयत बिल था ना, वो उनकी आखिरी उम्मीद थी कि वो अमीरुल मोमिनीन बन जाएंगे, ये उनकी ख्वाहिश थी। जब वो तबाह हो गई, टूट गई, फिर वो उनको रियासत और फौज बुरी लगनी शुरू हो गई। ये उसके बाद बदला मामला, उससे पहले तो वो अपना काम चला रहे थे, सारी चीजें उनकी फेवर में थी, जैसे लगारी साहब कह रहे हैं हर साजिश के बाद वो वजीर आज़म बन जाते थे।